सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय मैडम उपस्थित हैं। हमारी समवाय फाउंडेशन के फैकल्टी भी हैं और हमारे प्रमोटर भी हैं। आज इस सत्र को ले रही हैं, उसमें क्लास पढ़ाएंगे। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस समय BHB में मानव शरीर विज्ञान जो किताब है उसमें हम लोग आज सेल के संबंध में पढ़ेंगे। तो ओवर टू प्रतिमा राय मैडम, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। प्रणाम सर। क्लास में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज का चैप्टर BHB का चैप्टर 2 सेल। सर आवाज क्लियर है सर? आवाज है क्लियर। यस। ठीक है। सेल हमारे बॉडी का, जो मानव शरीर का, वो सबसे छोटी इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में कई हजार यानी 100 ट्रिलियन सेल मिलकर बने हुए हैं और ये सेल जो है अपने में स्वतंत्र है, यानी ये वो हर काम को कर सकते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी कर सकते हैं। यह अपना स्वतंत्र यापन गुण के लिए ऑर्गेनाइजेशन, इरेटेबिलिटी, संकोचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म एंड प्रजनन रखता है। कुछ कोशिकाएं जो हैं यानी कुछ सेल जो हैं वो शरीर की आवश्यकता अनुसार विशेष कार्य करने हेतु अगर नहीं कर सकते हैं तो वो खुद को क्या करते हैं कि खुद को उसके अनुकूल बना लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को। जैसे हो गया कि सिक्रेटरी कोशिका में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। उसी तरह फैट सेल जो है वो संकुचन नहीं होता है, मसल सेल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है और तंत्रिका कोशिका में रीजनरेशन नहीं होती है। जो हमारे ब्रेन का सेल है उसमें रीजनरेशन नहीं होता। तो प्रत्येक कोशिका एक महीन झिल्ली, जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे बनी हुई, यानी कोशिका है उसके बाहर के जो लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे ढका हुआ है। इसमें विभिन्न डायमीटर के असंख्य छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से सेल में जो है वो पोषण अंदर जाता है और कोशिका में मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न तत्व बाहर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जिसमें अन्य मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सर उसका स्ट्रक्चर है उसका सेल का। तो सेल हमारा एक सेल है, उसके बाहरी आवरण को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और उसके अंदर के तरल को जो है वो ये वाला है, देखो। जी सर, अंदर के जो लेयर, अंदर में जो लेयर है उसके अंदर के ऐसा ये दिखाया है। जी सर, तरल को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके सबसे बीच में जो है वहां पे न्यूक्लियस है, वो हमारा सेल का, उसे प्राण भी कहते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं, उसे कंट्रोलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले सेल है, फिर उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, ये सब उसके ऑर्गेनेल्स है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये सेल का प्राण है, जो जिसमें क्या रहता है, DNA और RNA से बना हुआ होता है। इसमें सेल के सभी गुण अंकित होते हैं तथा यही सेल के कार्यों का संचालन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सेल को जो भी कार्य करना है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो भी करते हैं कार्य, उसका सारा कमांड कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के थ्रू ही सेल सारे कार्य को करता है और न्यूक्लियस ही अगर उसे कहे कि नहीं अब ये इस काम को नहीं करना है तो वो वहां स्टॉप भी कर सकता है। मैंने सारा कमांड उसका न्यूक्लियस को दिया जाता है। न्यूक्लियस ही सेल का कमांडर है, कंट्रोलर है, ब्रेन है एंड प्राण भी कहते हैं उसको। इसमें सेल के सभी गुण अंकित होते हैं तथा यही सेल के कार्यों का संचालन भी करते हैं। इसी के आदेश पर सेल में कार्य प्रारंभ एवं समाप्त होते हैं तथा समय अनुसार सेल में अगर सेल डिवीजन भी करना है तो भी ये न्यूक्लियस के ही ऑर्डर से वो सेल डिवीजन भी होगा।
संपूर्ण केंद्रक एक महीन झिल्लीदार के अंदर सुरक्षित होता है। यानी ये न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बीच में सुरक्षित रहता है तथा इसी झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन संबंधित रहता है। यानी सेल मेम्ब्रेन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, जिससे वो जो भी मटेरियल है वो इधर से उधर परिवहन करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संख्या में अनिश्चित तथा सेल का पावर हाउस कहलाता है। जिस तरह हमारे घर में किचन होता है, उसी तरह से सेल का जो किचन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यहीं से उसको ऊर्जा मिलती है, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, जिनमें ग्लूकोज ईंधन को जलाकर ग्लायोसिस ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी कि ऊर्जा एटीपी अणु तैयार किया जाता है, जिससे सेल को भोजन मिलती है, एनर्जी मिलता है। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी संपूर्ण लंबाई में बहुत संख्यक, यानी कि ये एक इसको ईंट का दीवार भी कह सकते हैं। इसमें बहुत संख्यक 10 to 20 माइक्रोन डायमीटर के स्ट्रक्चर्स के राइबोसोम धसे हुए होते हैं। इनमें प्रोटीन विभिन्न रूपों में तैयार, यानी कि सिंथेसाइज, यानी कि वहां पे बनता है, की जाती है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये दो तरह का है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ वाला जो है उसमें राइबोसोम ज्यादा होता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ में जो है वो फैट सेल्स ज्यादा रहता है, फैट का निर्माण करता है, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब चौथा है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है सेल के लिए सारे, तो उसको जो स्टोर करने का जगह वो गोल्गी एपरेटस में स्टोर होता है। और आवश्यकता अनुसार, मान लीजिए जिस सेल को जहां भी जिस चीज की जरूरत है, मान लो किसी को अगर ग्लूको का जरूरत है तो वहाँ ग्लूको प्रोटीन मिलाकर भेज दिया जाता है। किसी को अगर लाइपो को जरूरत है तो वहां पे लाइपो प्रोटीन मिलके बदल के उसको लाइपो को प्रोटीन में बदल के लाइपो प्रोटीन बदल कर उसको शरीर में भेज दिया। मतलब जहाँ पे जिस चीज की जरूरत हो उस जगह पे ये उस चीज को कन्वर्ट करके भेज देते, यानी कि परिवहन का काम करता है गोल्गी एपरेटस। अब पांचवा है लाइसोसोम्स। जो सेल का यह अंगक की संख्या घटती बढ़ती रहती है। लाइसोसोम्स जो है ये जो ऑर्गेनेल्स है उसकी संख्या को घटती बढ़ती रहती है। इनमें क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, जो सेल में घुसे जीवाणुओं को गला देता है। यानी कि अगर बाहर से कोई पैथोजेंस अगर आया तो उसको ये मारने के काम करता है लाइसोसोम्स। अन्यथा ये भी करते हैं कि मान लीजिए अगर सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, अगर ये प्रॉपर, मान लीजिए इसमें से कोई एक सदस्य प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी ये नष्ट करने का काम ये लाइसोसोम्स कर सकते हैं। और अन्यथा कभी कभी ऐसा भी होता है ये खुद को ब्लास्ट करके सारे को जो है लेके डूब जाते हैं। इसीलिए इसको सर क्या डेड कुछ कहते हैं इसको, वो भी कहते हैं। लाइसोसोम? जी सर। लाइसोसोम नहीं, वर्चुअली क्या होता है, जैसे कोई अपना ब्लास्ट कर देता है, वैसे ये वाला काम भी करता है कभी कभी लाइसोसोम। जो इसको डिफेंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब बाहर से कोई आएगा तो उसको डिफेंस में यही मारेगा। कोई जीवाणु मार रहा है तो उसको मारेगा। लाइसोसोम का एक और काम है। काम क्या करता है वो, कि अगर वो देखता है कि कोई हमारा ऑर्गेनेल फंक्शनल नहीं है, कम फंक्शन कर रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये उसको भी खुद को ब्लास्ट कर देता है, पूरे सेल को ही उड़ा देता है। ये भी काम करता है। हाँ, और ये सेल में मौजूद रहता है। जैसे कि कोई अगर किसी चीज का अगर कोई काम नहीं करा तो वहां ये ब्लास्ट करता है। लेकिन ये लाइसोसोम जो है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारे आरबीसी में नहीं होता। अगर आरबीसी तो हमारा 120 डेज का होता है, अगर उस वक्त के बाद जब वो खत्म हो जाता है तो वो तो ब्लड में घूमता रहेगा। तो उसकी सफाई के लिए ये लाइसोसोम तो उसमें रहता नहीं है, तो वो नहीं साफ करता। तो इसीलिए हमारा ब्लड जो 120 डेज के बाद जब वो नष्ट हो जाता है तो उसका ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन में, वो ब्लड स्प्लीन में चला जाता है। अब है
टिश्यू। टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल जब एक ही कार्य को करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उन सबको मिला के डिफरेंट काम को, एक ही कार्य को सारे सेल जब मिलके एक ही चीज को करते हैं, तो उस एक कार्य को करने के सामूहिक रूप में उसको टिश्यू कहते हैं। यानी एक समसंरचना वाले बहुसंख्यक सेल जब एक कार्य को करते हैं, तो उन सामूहिक रूप में टिश्यू को, उसको टिश्यू या उत्तक कहते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक है इपिथेलियल। इपिथेलियल क्या है? यह शरीर के अंगों की बाह्य सतह एवं आंतरिक सतह पर पाई जाती है, यानी अंदर और बाहर का ये लेयर है। इनका प्रारंभिक कार्य अंगों की रक्षा करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है, सिक्रेशन करना होता है और उत्सर्जन करना होता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। यह 2 सेलों के माध्यम यानी कि ब्रिज का कार्य करता है। यह शरीर में निम्न रूपों में पाए जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू है वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल जैसा कार्य करता है और अंगों को सुदृढ़ प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि हमारा मांसपेशी है, तंत्रिका है, लिगामेंट्स है, वर्ल्व्स है, उन सबको ये सपोर्ट का काम करता है। दूसरा है इलास्टिक एरियोलर टिश्यू। इनमें क्या है? इलास्टिक कंटेंट्स अधिक होते हैं, जिसके कारण हम अपने, जैसे कि कोई अंग है, जैसे उसको फैलाने में ये मदद मिलती है। जैसे हमारे आर्टरीज है, जब ब्लड फ्लो करता है तो वो क्या होता है? फैल जाता है। तीसरा है फैटी कनेक्टिव टिश्यू, जो वसा के भंडार गृह है, अधिक संख्या में त्वचा के नीचे तथा ओमेंटम में मौजूद होते हैं। यानी हमारा एब्डोमेन एरिया जो है, जो उसमें जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको जो सेपरेट रखने के लिए ओमेंटम उस एक लेयर लगा रहता है, ताकि वो एक दूसरे से घर्षण ना हो। लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू उन अंगों में अधिक मात्रा में पाया जाता है जिनमें विषाणुओं का प्रवेश आसान होता है, और जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वहां ये लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पांचवा है कार्टिलेज एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू। उपास्थि अस्थि में टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, क्योंकि इनमें अन्य उत्तकों की तुलना में कोलेजन फाइबर की अधिक मात्रा मौजूद होती है। अब तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। इन उत्तकों का मुख्य कारण होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। मसल से तो ये कॉन्ट्रैक्शन मेन इसका कार्य, जिसके कारण यह अंगों को गति प्रदान करने में सक्षम है। मानव शरीर में यह उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, यानी मसल सेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक है स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, दूसरा है स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स, तीसरा है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है? जो जोड़ों और अस्थियों को गतिशील प्रदान करता है, यानी कि हमारे चलने फिरने, हाथ पांव, ये सब के लिए। वो क्या है? वॉलेंट्री है, हमारे हिसाब से है, माने हम उसको अगर चलाना चाहें तो चले। स्मूथ जहां आएगा, यानी वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, जो शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य में मदद करता है। जैसे हो गया रेस्पिरेटरी, हो गया लंग्स, हो गया हार्ट, हो गया, ये सब इनवॉलेंट्री होता है। इसे हमें कहना नहीं पड़ता है, वो अपना नित्य काम करते रहते हैं। तीसरा है कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी के उत्तक भी अनैच्छिक प्रकृति के हैं, जो हृदय को संकुचन की क्षमता प्रदान करते हैं। चौथा है नर्वस टिश्यू। यह उत्तक फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है और इसका भोजन मात्र ग्लूकोज होता है। नर्वस टिश्यू का भोजन जो है वो सिर्फ उसका भोजन मात्र ग्लूकोज होता है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता नहीं होती, यानी कि रीजनरेट की क्षमता नहीं होती है। यह इम्पल्स को कंडक्ट करने में सक्षम होता है। पांचवा है फ्लूइड टिश्यू। इसमें आता है रक्त, लिम्फ एवं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सारे फ्लूइड टिश्यू में कहलाते हैं। ये तो खैर ये भी है, कनेक्टिव टिश्यू में भी आता है ये सारे। ठीक है ना सर? अब है कोष झिल्ली के माध्यम से तत्वों का वहन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से जो भी पदार्थ या तत्व जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सेल का स्वस्थ होना इस बात पर निर्भर करता है
इस सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और सेल के बाहर के तरह एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के मध्य होम्योस्टेसिस की दशा उपलब्ध, माने कितनी उसमें जो है समस्थापना है, अगर वो सही है तो उसके अंदर सारे चीज अच्छे से होंगी। यह होम्योस्टेसिस विभिन्न तत्वों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन से संबंधित है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पर निर्भर है। सेल के अंदर और सेल से बाहर तत्वों का वहन दो प्रकार से होता है, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव में सेल की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का वहन नहीं। एक्टिव में होता है सेल का खर्च, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, इसको वहन करने के लिए सेल को एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें सेल की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये जैसे प्रेशर के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पैसिव में दिया है कि प्रेशर के थ्रू, जैसे प्रेशर या सांद्रता पर निर्भर डिफ्यूजन विधि से इसमें सामान जो है जल दाब, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अंदर और बाहर के तरलों में तत्वों की सांद्रता, अर्थात यदि बाहरी तरल में आंतरिक तरल से अधिक है तो तत्व बाहर से अंदर वहन करेगा, यानी कि बाहर का अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो अंदर की तरफ जो आ ही जाएगा, जो नेचर का नियम है। इससे ठीक विपरीत भी जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है फिल्ट्रेशन के माध्यम से। फिल्ट्रेशन विधि से वहन में अंदर एवं बाहर के तरलों में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफ्यूजन डिफरेंस के कारण जल तथा जल में घुलनशील तत्वों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि किडनी में होता है यूरिन का छन्ना, मस्तिष्क से वेंट्रिकल में CSF का बनना एवं नेत्र के एक्यूस ह्यूमर का बनना इसी विधि पर निर्भर रहता है, चाय के छन्नी के मापी। तीसरा है ऑस्मोसिस। यह वहन विधि एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा संभव है, जिसे कि सर बताते हैं कि रसाकसी कौन कितना खींच सके। इसमें झिल्ली के दोनों ओर मौजूद तरलों में घुले तत्वों की सांद्रता सामूहिक रूप से ऑस्मोटिक प्रेशर विकसित करके अपनी पानी की मात्रा को दूसरी ओर वहन होने से रोकते हैं। उदाहरण जैसे जल में भीग रही किशमिश में पानी का प्रवेश करना। सर आप इसमें ठीक बता दे रहे। देखिए देखिए दो हमेशा ध्यान रखिए, एक में ऊर्जा खर्च होनी है, एक में ऊर्जा खर्च नहीं होनी है। तो ऊर्जा खर्च जिसमें होनी है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी हम जो सेल में हमारा जो जब कंबशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमको 36 ATP अणु मिलती है। एक मॉलिक्यूल अगर हमारा एक मॉलिक्यूल खर्च होता है उसका ऑक्सीजन का, तो ग्लूकोज का, तो स्पेशली उससे हमको 36 ATP मिलते हैं अणु ऊर्जा के रूप में। यानी ऊर्जा का ही सिद्धांत है कि कोई भी काम हम करते हैं तो हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली ऊर्जा के जनरेशन के लिए है। आप सेब खाइए, फल खाइए, कुछ भी खाइए, तो अल्टीमेटली उनका एंड रिजल्ट ये है कि आपको ऊर्जा मिले, क्योंकि यही ऊर्जा खर्च होगी आपके कामों में। होगी क्यों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिना इनको कहीं पहुंचाना होगा तो सेल की ऊर्जा चाहिए। पोटेशियम को कैल्शियम कहीं ले जाना होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना होगा किसी ऑर्गन में, तो हमारी सेल की ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए जब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमको अधिक खाना पीना पड़ेगा, ये सब। लेकिन अब दूसरा एक फिजिक्स का सिद्धांत है, उनके आधार पर जो ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें हमको ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती। तो पहला हमारा प्रेशर, तो प्रेशर दो तरह का है। तो ये कह रहा है डिफ्यूजन प्रेशर, या इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन माने तीन चीजें हुई किसी आर्टिकल में। एक तो हुआ सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन। तो सॉल्यूट माने जो घुल जाता हो, जैसे नमक का घोल कहे तो नमक, पानी और घोल, तीन चीज हुई ना। नमक हुआ सॉल्वेंट, नमक घुल जाएगा, सॉल्वेंट हो गया हमारा पानी, और जो घोल बना वो सॉल्यूशन बन गया। तो ये डिफ्यूजन विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट इधर से उधर मूव करता है।
सॉल्यूट क्या चाहता है? सॉल्यूट चाहता है कि अगर एक जगह पर रहा हो तो वो उस जगह जाना चाहता है जहां उसका कंसंट्रेशन कम है। इसको आप हम लोग देखते हैं कभी कोई स्मेल, कोई आप वो लगाइए परफ्यूम, तो परफ्यूम आपने यहाँ डाला कमरे के एक भाग में, तो थोड़ी देर बाद कमरे के दूसरे भाग में भी वो गंध पहुंच जाती है। यानी ये जो जो चीजें थी ये खुद अपना इस डिफ्यूजन विद से डिफ्यूज पूरे कमरे में, क्योंकि जहां पर आपने डाला वहां कंसंट्रेशन अधिक था, लेकिन जहां नहीं डाला वहां कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो ये वहां जाना चाहेगा ताकि सब जगह बराबर हो जाए। दिस इज सेड टू बी डिफ्यूजन, फिजिक्स का सिद्धांत है। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी इस कमरे में हमारा यहाँ भी वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जल का दबाव, यहाँ भी दबाव वही है, तो दबाव में कोई अंतर नहीं है। तो एक सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में ये एक जगह से दूसरी जगह सॉल्यूट जाता है। यानी नमक अगर है तो नमक मूवमेंट कर रहा है, पानी में नमक मूवमेंट कर रहा है, जहां अधिक होगा वहां से कम क्यों। एक पानी लीजिए, जार में 2 भाग कर दीजिए और पानी को जाने, वो नमक को जाने का आने जाने का रास्ता खोल दीजिए, तो नमक एक तरफ अगर आप डालेंगे तो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। ये है आपका डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में देयर शुड बी प्रेशर डिफरेंस, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होना चाहिए। कैसे? नीचे आपका जो हमारा है उसमें प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर अधिक है, ऊपर वाले में प्रेशर कम है। तो आप देखिए कि हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो ऊपर वाला जो अगर नल लगा हुआ ऊपर, तो ऊपर वाले जो माले में लोग रहते हैं वहां पर पानी का फ्लो कम होता है, लेकिन नीचे वाले में पानी फ्लो बढ़ता है, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया तो यहाँ बहुत तेज आता है। तो इस डिफरेंस की वजह से ये फिल्ट्रेशन है कि जो ऊपर से कोई चीज आप छानेंगे तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे जो है तुरंत चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक हमारा एक प्रेशर वो भी मेंटेन करता है ना, ऊपर से नीचे जाने वाला प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो उसकी वजह से भी और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये होता है। ये हमारा फिल्ट्रेशन है। तो ये फिल्ट्रेशन हमारा किडनी विडनी वाले के लिए यूज होता है। तीसरा हमारा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में केवल एक ही अंतर है, वहां सॉल्यूट ट्रांसफर कर रहा था, यहाँ सॉल्यूशन, वो यहाँ पर सॉल्वेंट ट्रांसफर करेगा। हाँ, वहां सॉल्यूट कर रहा था, यहाँ सॉल्वेंट करेगा। सॉल्वेंट यहाँ जल है, तो जल क्या करेगा, जल जाएगा जहां पर उसका उसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अधिक हो, वहां की ओर चला जाएगा। और इसके बीच में क्या होगा, लेकिन दोनों की जो लेयर होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, दोनों दबाव डालेगी, वो चाहेगी कि इधर ना पाए या चाहेगी इधर ना पाए। लेकिन जिसका दबाव का प्रेशर अधिक हो, रस्सा कसी, जैसे मैडम ने कहा कि भाई इधर से दरवाजा हम, उधर से दरवाजा वो कर रहा है, जिसकी ताकत होगी दरवाजा खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेशर काम करता है। यह प्रेशर ऑस्मोसिस, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हमको मेंटेन करना पड़ता है रक्त के लिए। कैपिलरी में अंदर है, बाहर भी प्रेशर है, अंदर भी प्रेशर है। इसमें जब मिला देते हैं तो इनका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये प्रेशर बढ़े नहीं तो बाहर वाला, मान लीजिए वहां सॉल्यूट, कोई चीज सॉल्यूट आ गए तो वो दोनों अंदर घुसने की कोशिश करते, दोनों में कोशिश रहती है कि बराबर रहे, कुछ इधर जाए तो उधर आ जाए। लेकिन यही वाला अगर नहीं होता तो ये प्रोसेस ऑस्मोटिक है। जैसे इसका दिया हुआ है पानी की मात्रा, किशमिश, किशमिश अगर भीग रही है तो किशमिश थोड़ी देर बाद फूल जाएगी, क्योंकि अंदर तरल कम है, तो बाहर तरल अधिक है, लिक्विड अधिक है, वो लिक्विड अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहां किशमिश फूल जाएगी, पानी खूब भर जाएगा। ये वाला हमारा ऑस्मोसिस सिस्टम है। इन तीनों सिस्टम से, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से और फिल्ट्रेशन से, इन तीनों के फिजिक्स के सिद्धांत के अनुरूप है, इसलिए इनमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ठीक मैडम? यस। तो हम लोग जो है बहुत बढ़िया। और कुछ एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू मैडम? नहीं, अभी नहीं कुछ। तो बहुत बढ़िया।
आपका जो है स्वागत भी है, और उन्होंने जो है आपका एग्जाम भी हो गया, अब 5वां हो गया ना आपका? जी सर, थैंक यू सर। 5वां हो गया? हाँ, 5वां 5वां। स्टार्ट होगा। और अमरेन जी का तो 6वां हो गया। हाँ, उनका 6वां कंप्लीट, गुड। 7 स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बधाई आप लोगों को अच्छा होने के लिए। टोटल कितने सेमेस्टर्स है सर? हैं? पढ़ने के लिए टोटल कितने सेमेस्टर्स है? अरे पढ़ने के लिए तो हाँ 10 है, लेकिन मेन तो 5-6 तक है वो, क्योंकि मेन वो है आपको किताबें बाद में पढ़नी खूब। भाई देखिए, किताबें पूरी हैं और हम लोग इसको खत्म कर 2 मिनट के लिए, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर के माध्यम से धारा जो है, जब हमारे पास रोकिए नहीं ज्ञान को जरूर ट्रांसफर करते रहिए। हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और उतना जितना ज्ञान ट्रांसफर करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। तो खेमका सर यही चाहते थे, ईच वन, जब नारा दिया ईच वन रीच वन, इसका मतलब कि हमको जाना है, हमको कम्युनिकेट करना है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। जब तक टीच नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट से केवल काम नहीं बनेगा। तो टीचिंग भी उतनी जरूरी है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और दूसरे का ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये आप किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट के लिए, तो वो 2 मिनट का इसको हम लोग वीडियो बंद करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं।